अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर स्माइल ताफ और आप देखते हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीरस के साथ। और इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और ओवरऑल वेलनेस की। आपने देखा होगा और नोट किया होगा कि हम बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सीरियस और अहम इशू है और इस पर बात करने से बहुत सारे ऐसे मामलात और ऐसी डिजीज़ जो हैं वो डायग्नोस होती हैं, समझ आती हैं कि हाँ ये भी मेंटल इश्यूज़ हैं, उसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये हमारे साथ कुछ वक्ती परेशानी नहीं बल्कि ये एक वाकई में डिजीज़ है और उसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो कि मेंटल हेल्थ को बहुत बुरी तरह से मुतासिर करती है और आपकी जो लाइफ होती है, इसके आपकी जो रूटीन्स होती हैं, आपकी जो रिलेशंस होते हैं वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो रहे होते हैं। एक ऐसी बीमारी जिसको बहुत ज़्यादा पुरस्कार भी समझा जाता है या जिसकी समझ नहीं आ रही होती कि ये वाकई बीमारी है या फिर कोई यानी रूहानी मामलात की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको पता नहीं होता। जी बिल्कुल, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया की, जो कि एक मेंटल इलनेस है और इसके साथ बहुत सारे जो है वो सिम्टम्स, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं जिसकी वजह से इसे डिसऑर्डर कहा जाता है या फिर बल्कि हम ये कहेंगे। इसके बारे में हम जानेंगे बेसिकली क्या है, इसकी रीजंस क्या हैं या फिर इसके सिम्टम्स जो हैं वो हम किस तरह से इसको समझ सकते हैं कि वाकई में ये स्किज़ोफ्रेनिया ही है या फिर कोई और चीज़ है। तो इस बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि इसके क्या हमारे पास ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं और अगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है तो कौन सा तरीका इलाज जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इसकी मैनेजमेंट है तो किस तरह से मैनेजमेंट जो है वो की जाती है और कौन सा तरीका जो है मैनेजमेंट का वो बेहतर है। और इस तरह के जो मरीज़ होते हैं या इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं जो इतनी ज़्यादा अजियत को सफ़र कर रहे होते हैं, उनकी सराउंडिंग्स में जो लोग होते हैं, उनकी फैमिलीज़, उनके फ्रेंड्स, उनके अजीज़ व क़रीब अहबाब, उनका क्या रोल है उनको इस कंडीशन और इस अजियत से बाहर निकालने में और वो किस तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इन तमाम इश्यूज़ पे भी बात करेंगे। एक जो इंसान की हेल्दी रूटीन होती है, हम सब की एक रूटीन होती है, यानी अगर हम बात करें सुबह से सुबह उठने के बाद जो कुछ भी हम करते हैं, काम करते हैं और सोने तक जितनी भी रूटीन की चीज़ें होती हैं उसमें जो है वो कौन सी चीज़ें जो है हमारी हार्मफुल हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें जो हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए ताकि हमारी हेल्थ बेहतर हो, यानी जिसमें हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, अच्छी डाइट है। तो इन तमाम चीज़ों का क्या रोल होता है हमारी मेंटल हेल्थ पे और स्पेशली स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स के लिए कौन सी चीज़ें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे और इस टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर इमरान खान, जो कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनको आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि यकीनन बहुत ही जानी मानी शख्सियत हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो ट्रेनिंग का सेशन होता है, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारी यानी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है। इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ का हिस्सा तो वो हैं, डिफरेंट डॉक्टर्स को ट्रेनिंग्स भी दे रहे होते हैं, बट इसके साथ साथ वो समाजी और फलाही कामों में बहुत ज़्यादा पेश रहते हैं और उनकी एक तंजीम है जिसके वो चेयरमैन हैं, यानी ऐश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें बहुत सारे लोगों की मदद भी की जाती है। वो ना सिर्फ एसोसिएट होम्योपैथ स्टूडेंट्स होते हैं बल्कि तमाम हमारे माशरे में वो तमाम लोग जो कि सही तरह से अपनी यानी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे होते, किसी न किसी तरह से हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनकी हम हेल्प करें। और उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जैसे बाज़ार मेहरबान हैं। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि डिफरेंट पे रोड पर इफ्तार करवाने की एक्टिविटी है, लोगों की हर तरह से माली तौर पर और स्पेशली उनकी जो एजुकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये सब तो बात थी उनकी ऑर्गेनाइजेशन की। आज हम उनसे बात करेंगे हेल्थ पर और स्किज़ोफ्रेनिया पर कि वो जो है वो इस डिज़ीज़ को, इस मेंटल इलनेस को किस तरह से देखते हैं और इसके क्योर के लिए वो किस तरह से यानी कदम उठाते हैं और किस तरह के पेशेंट्स जो हैं वो डील कर चुके हैं। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक और वेलकम करती हूँ आपको शो में। जैसे कि आप जानते हैं आज हम बात करेंगे स्किज़ोफ्रेनिया पे। तो आप क्या समझते हैं कि बेसिकली ये क्या है? हमारी ऑडियंस को बताएं, कि हमारे व्यूअर्स को स्पेशली बताएं कि ये डिज़ीज़ है तो इसकी डायग्नोसिस किस तरह से होती है और ये बेसिकली इसके सिम्टम्स वगैरह क्या होते हैं। तो इसके लिए बेसिक हमारे पास ये पता होना चाहिए कि डिज़ीज़ क्या है। तो डिज़ीज़ से शुरुआत करेंगे। मेरा इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर। बेसिकली ये एक डिसऑर्डर है और इसको हम जो है वो सिंड्रोम के तौर पे देखते हैं, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। तो स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो कोई एक डिज़ीज़ नहीं है, एक सिंड्रोम है। और ये मेंटल डिसऑर्डर इस लेवल का है कि इसको जो साइकियाट्रिस्ट हैं, अक्सर साइकियाट्रिस्ट इसको कैंसर ऑफ मेंटल इलनेस के हवाले से याद करते हैं। और बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है नाउ अडेज़।
1% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज़ अफेक्टेड विद दिस डिजीज़ स्किज़ोफ्रेनिया। और जहाँ तक आपने बात की सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स तो इसके अंदर असल में इसको इतना ज़्यादा पुरस्कार और बिल्कुल कॉम्प्लेक्स समझा जाता है, इसकी वजह क्या है? और मैं चाहूँगी इस पे थोड़ी सी ज़्यादा बात हो, फिर सिम्टम्स से बात करें। पुरस्कार तो नहीं समझा जाता, बट ऐसा है कि इसके अंदर जो इसके पेशेंट्स होते हैं, जो इसके सफ़रर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार हो जाते हैं। और वो मुश्किलात जो है उनको पुरस्कार ऐसी हरकतें करने पे मजबूर कर देती है जिससे वो आपको फ़ील होता है कि पुरस्कार हरकतें कर रहे हैं। लाइक किसी एक पोजीशन में बैठे हैं तो घंटों तक उसी पोजीशन में बैठे हैं, उसमें उन्होंने अपने पोस्चर को चेंज नहीं करना होता है। उनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज होता है। तो ऐसा है, लेकिन पुरस्कार इसको नहीं कहेंगे आप। और इसके सिम्टम्स की आप बात करते हैं, मैं चाहूँगी कंटिन्यू करें आप। सिम्टम्स की जहाँ तक हम बात करेंगे तो इसमें डिल्यूजन नंबर 1 और हेलुसिनेशन। सिम्टम्स इसके फ़ौरन से नहीं आना शुरू हो जाते हैं, इसके डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो मैं आपसे फेजेस के हवाले से डिस्कस कर लूँगा। बट जो सिम्टम्स आएंगी, सबसे पहले आपके पास डिल्यूजन आएंगी और हेलुसिनेशन आएगी। और हेलुसिनेशन जो है वो ऑडिटरी भी हो सकती है, वो विजुअल भी हो सकती है। उसके अलावा डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट्स, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच। वो बात करते करते कुछ से कुछ, कहीं से कहीं चले जाते हैं, स्विच करते रहते हैं। बिल्कुल, उनके जो मूड स्विंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर होते हैं। आप उनसे एक सवाल करेंगी तो वो आपको 4 जवाब दे देंगे, लेकिन वो चारों जवाब इररेलेवेंट होंगे, जो बात की गई थी वो नहीं, उसका डायरेक्ट रिप्लाई नहीं होता है। तो डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच इज़ अ बेसिक मेन सिम्टम आफ्टर डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशंस। अच्छा, डिल्यूजन पे भी बात करें थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि आम फैम में भी लोगों को बात समझ आनी चाहिए कि डिल्यूजन में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आती हैं। डिल्यूजन में इसकी फिर फर्दर सब टाइप्स हो सकती हैं, जैसे कुछ ऐसे फॉल्स बिलीव आप समझ लीजिए कि जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, लाइक मैं यहाँ से निकलूँगा तो मेरा कोई दुश्मन है, वो मुझे मरवा देगा, मेरा एक्सीडेंट करवा देगा। और अगर मुझे यहाँ पर किसी ने पानी प्रेजेंट किया है तो उस पानी में कोई ना कोई जहर मिला के दे देगा, या मुझे हो सकता है रात के खाने में जहर मिला के दे दे। वो वाले फॉल्स बिलीफ जिसका कोई रियलिटी से ताल्लुक़ नहीं होता। और उसके अलावा इसमें एक आता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। मेरा पड़ोसी है, वो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ है, भाई उसने क्या किया है तो ही डजंट नो, उसके पास कोई जवाब नहीं होता, लेकिन वो सब उसके दुश्मन होते हैं। वो भी मेरा दुश्मन, वो मेरे खिलाफ साजिश करे। अगर आप देखें, 2 लोग आपस में बात करते हैं ऐसे पेशेंट के सामने, अगर वो आपस में कोई बात करते हैं या मुस्कुरा देते हैं तो बस इनकी जान निकल जाती है कि यार वो मेरे साथ मेरे बारे में बात हो रही है, वो मेरी बुराई हो रही है। शुरुआत यहाँ से होती है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, जिसमें वो कहता है पेशेंट की मेरी बुराई हो रही है, मुझे पता है मेरे खिलाफ बातें हो रही हैं, जबकि उसके रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। और उसके अलावा बहुत सारे फॉल्स बिलीव्स इसमें जो एक फर्दर डिवीजन बढ़ते जाते हैं। लाइक वो बाबागिरी वाला कंसेप्ट कि मैं वो वाले बाबा के पास जाऊंगा तो सही हो जाऊंगा, उससे पहले मैं सही हो ही नहीं सकता, और मुझ पर किसी ने जादू करा दिया, मेरे लिए कोई तावीज़ कर रहा है, मेरे लिए कोई लाइक उसका रियलिटी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, बट ही इज़ थिंकिंग एंड सो ऑन। उसके अलावा एक होता है इस तरह के फॉल्स बिलीव होते हैं कि जैसे शक करना। शक करने को मैं आपको ऐसे बताऊं कि हस्बैंड एंड वाइफ में से अगर कोई इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं, तो अगर वाइफ को है तो वो अपने हस्बैंड पे कि ही इज़ चीटिंग ऑन मी, और ये मुझे धोखा दे रहा है। अगर वो किसी से कॉल पे बात करें तो यकीनन कोई इस तरह का सिलसिला है जो नेगेटिव थॉट उनके जहन में आती है। अगर आप हस्बैंड वाइफ से निकल जाते हैं तो कोई बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, तो वो बहुत अच्छा सालों से साथ होते हैं, लेकिन अचानक से उसके दिल में ये ख्याल आ जाता है कि ही इज़ चीटिंग ऑन मी, मतलब मुझे कोई धोखा दे जाए। तो ये वाले जो बिलीव्स है ना, ये डिल्यूजन की सब टाइप्स हर कैटेगरीज में आ जाते हैं। और वो कोई भी फॉल्स बिलीव हो सकता है। वो ये भी फॉल्स बिलीव होता है बाहर मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, मैं बाहर निकलूँगा तो मुझे कोई पत्थर मारेगा, कुछ भी हो सकता है, बस वो रियलिटी से दूर होता है। हेलुसिनेशन के बारे में भी बताएं, ऑडिटरी भी, और फिर जो विजुअलाइज जो कर रहे होते हैं उसके बारे में भी। मेरा हेलुसिनेशन के हवाले से ये है कि अगर हम ऑडिटरी की बात करें तो हमें वो आवाज़ें आती हैं जिनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, या हमारे एंसेस्टर्स, हमारे दादा या जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन वो उनसे हम बातें कर रहे होते हैं, वो पेशेंट बातें कर रहे होते हैं, और वो उनको ये यकीन होता है कि वो जी मेरे दादा मुझसे आते हैं, मुझसे बातें करते हैं, और या मेरा कोई पेट है, मेरी कोई बिल्ली मर गई थी 6 साल पहले, मुझे उसकी भी आवाज़ आ रही है, या मैं वहाँ जाके बैठूँगा तो मुझे बिल्ली की आवाज़ आएगी। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो फॉल्स बिलीव होता है, उसकी रियलिटी कहीं नहीं होती।
आपने अक्सर देखा होगा कि पेशेंट जो है वो बड़बड़ा रहे होते हैं, स्लो स्लो बातें कर रहे होते हैं किसी से, स्किज़ोफ्रेनिया ही है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बड़बड़ा नहीं रहे होते, बड़बड़ाते पागल हैं, और वो भी बहुत तेज़ बोलते हैं, बट एक्चुअली वो क्या करते हैं, किसी को रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, किसी को अपने दिल का हाल सुना रहे होते हैं, और वो उसी वक्त सुना पाते हैं कि जब उनको सामने से रिस्पॉन्स मिलता है। तो दिस इज़ कॉल्ड ऑडिटरी हैलुसिनेशन। ठीक है, और जो विजुलाइज कर रहे होते हैं वो उसके बारे में बताएं कि वो क्या क्या विजुलाइज कर रहे होते हैं, और आपके सिम्टम्स जो लोग जब आते हैं आपके पास तो ऑब्वियसली अपनी हिस्ट्री बताते होंगे, अपनी कंडीशन बताते होंगे, तो क्या कोई ऐसा इंटरेस्टिंग केस जो आप डिस्कस करना चाहें? एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ऐसे पेशेंट कभी भी अपने आप को स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट मानते नहीं हैं। ओके। दे नेवर टेल अ डॉक्टर कि जी मैं स्किज़ोफ्रेनिक हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हाँ, जो उनके साथ वाले, उनके अराउंड के जो लोग होते हैं वो ये सब चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एक पेशेंट को सिर्फ ये लगता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। अगर उनसे कहा जाए कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएं तो वो इस बात को बुरा मानते हैं, क्या पागल समझा हुआ है मुझे, पागल समझा हुआ है, व्हाई शुड आई गो टू द डॉक्टर, भाई मैं तो नॉर्मल हूँ। अगर मेरे दादा मुझसे आगे बातें करें तो तुम्हें क्या मसला है, वो आते हैं, वो रियलिटी है, मतलब फॉल्स बिलीव। आप उनको जितना भी समझा लो तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उनकी जो बिलीव्स हैं वो उन्हीं को सही समझेंगे, हरगिज़ नहीं, नेवर। ओके। फिर डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर उनका आ जाता है, लाइक वो नॉर्मल वेदर है तो वो बूट बारिश वाले पहन के आ जाते हैं, लॉन्ग बूट पहन के घूम रहे हैं, या कोई फॉर्मल ड्रेसिंग कर रहे हैं किसी कैजुअल मौके पे, या किसी शादी में इतने कैजुअल होकर चले जाते हैं कि लोग उनको देख रहे होते हैं कि व्हाट इज़ दिस। तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो जो मेंटल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए वो नहीं रहता है। बातें करते से कुछ आप सवाल कुछ करेंगे, जवाब कुछ मिलेगा, आपसे एक सवाल करेंगे, आप उसका जवाब देने लगोगे तो दूसरा आ जाएगा। तो सामने वाले को कंफ्यूज कर देते हैं इस डिसऑर्गेनाइजेशन से, इस डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर से। ओके। सो जो इसके पेशेंट्स होते हैं जो सफ़र कर रहे होते हैं इस डिजीज़ से या मेंटल कंडीशन से, उनकी सराउंडिंग्स वालों का, उनकी फैमिली वालों का क्या रोल होता है? वो इस यानी इसको ट्रीट करने के लिए भी, यानी इस सिचुएशन से निकलने के लिए भी क्या रोल प्ले कर सकते हैं, और उनको क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? बहुत अहम रोल होता है। जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं, असल में उनका ही रोल होता है जो इस तरह के पेशेंट्स को डील कर सकते हैं। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि इनको किस तरह से डील करते हैं। वो इनको पागल खाने भी भेज सकते हैं, ओके। इनको वो पागल भी जो है वो क्लेम कर सकते हैं कि भाई ही इज़ गॉन, और उसको अजालम में भेजो, या फिर उसको वो अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से बहुत ज़्यादा क्योर तो मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज देयर इज़ नो क्योर। हाँ, लेकिन ये कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको फिर पागल खाने ही भेजना पड़े। हाँ, वो कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाते हैं, लेकिन उनको अगर अच्छी टोन में उनसे बात की जाए तो पेशेंट बिल्कुल रिवर्स बैक हो जाता है। ओके। सो इसके डायग्नोसिस के बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने इसकी कोई डायग्नोस के लिए टेस्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको 4-5 सिम्टम्स बताइए ना, मैंने आपको मेन 5 सिम्टम, नंबर 1 डिल्यूजन, हैलुसिनेशन और डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, और उसके बाद आते हैं कुछ नेगेटिव सिम्टम्स जिसकी हमने बात नहीं की थी। तो वो जो नेगेटिव सिम्टम्स होते हैं उसमें इंसान बिल्कुल अपने प्लेजर लेवल को खो चुका होता है, ओके। और वो सोशली बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं बचा होता है, ज़िंदगी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, शौक नहीं रहता, सब खत्म हो जाता है। बस ही वांट्स टू स्टे एट द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग एंड लॉन्ग, इवन एट अ सेम पोजीशन, उसका जो पोस्चर है वो भी चेंज नहीं होता है। तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वाली कंडीशन हो जाती है जिसको रेजिडुअल फेज कहा जाता है। और ऐसे जो 5 सिम्टम्स मैंने आपको बताया ना, अब आप ये जो आपका सवाल है कि इसको हम डायग्नोज कैसे करेंगे, तो डायग्नोज आपसे मैंने ऐसे करेंगे कि इन पाँचों के पाँचों सिम्टम्स को नहीं देखना होता डॉक्टर ने। इन 5 में से कोई 2 सिम्टम्स अगर हैं तो फिर आप उसको स्किज़ोफ्रेनिक करार दे सकते हैं। ओके। 5 में से कोई 2 भी अगर मिलते हैं, लेकिन अगर 5 में से 4 सिम्टम्स आपको नहीं मिलते, कोई एक चीज़ आपको ऐसी नज़र आ रही है, तो फिर आप थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं, इग्नोरेंट होते हैं, और उसको मौका देते हैं सही होने का। या आप कम से कम ये हरगिज़ नहीं कह सकते कि यार ये स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है। ओके। 5 में कोई से भी 2 हो सकते हैं, 5 में से कोई भी 2 हो सकते हैं, और इसको सीरियस लेने की ज़रूरत होती है 100%। और इसके अलावा आप ये भी बताएं कि एट रिस्क कौन से लोग ज़्यादा होते हैं, और मेल में और फीमेल में इसकी वो क्या है, तनासुब क्या है? और टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन में मैंने आपको बताया कि 1%, यानी कि आप ये समझ लीजिए हर 100 लोगों में से कोई एक जो है वो रिस्क पर होता है, जो थ्रू आउट द लाइफ टाइम उनको ये बीमारी या ये कंडीशन हो सकती है। सही। मेल्स में थोड़ा अर्ली हो जाता है ये, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए कि लेट टीन्स में
या अर्ली 20s में मेल इसका शिकार होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एकदम से नहीं होते हैं। मैं आपको फिर बता दूं, एकदम से ऐसा नहीं होता है, और इसके कुछ फेजेस होते हैं। तो पहला जो फेज़ होता है वो प्रोड्रोमल फेज़ कहलाता है। उसमें जो वो पेशेंट है या वो जो पर्सन है वो सिर्फ दुनिया से कटना शुरू हो जाता है। उसको परमानेंट, लाइक अगर वो स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है तो उसको कॉलेज में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कॉलेज नहीं जाना है, अच्छा जी चलें, आपको कॉलेज नहीं जाना है, आप स्पोर्ट्स में तो जाएँ, कुछ खेलें शाम को जाके, वो भी नहीं करना। दोस्तों में जाना है, नहीं। पार्टी में जाना है, नहीं, नथिंग। तो यहाँ से आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि इट्स अ प्रोड्रोमल फेज़ ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। उसके बाद जो ख़तरनाक वाला फेज़ आता है वो एक्टिव फेज़ कहलाता है। वो क्या होता है? एक्टिव फेज़ में फिर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। उसमें हेलुसिनेशन भी होती है, उसमें डिल्यूशंस भी हो सकती हैं, और उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। और आखिरी स्टेज होती है रेजिडुअल। और फिर ये जो बीमारी, अगर आपको वैसे तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। साइकियाट्री की बड़ी किताबों में अगर आप देखेंगी तो ये क्लियरली लिखा है, देयर इज़ नो क्योर, ओनली मैनेजमेंट इज़ अवेलेबल। ओके, तो मैनेजमेंट तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई क्योर नहीं है। चलिए हम मैनेजमेंट पे ही बात करेंगे, कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। बट जिस तरह से आपने बताया कि ये रीजंस होते हैं, तो हमें यानी इनिशियल स्टेज पे कैसे पता चल सकता है? यानी अगर कोई रीजंस आप क्या समझते हैं कि किसी की, अगर कोई, जिस तरह से हम समझते हैं ना कि मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करने से आइज़ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसी तरह से हम कौन से ऐसे बिहेवियर्स हैं, कौन सी ऐसी आदत हैं जिसकी वजह से समझ सकते हैं कि ये इस डिजीज़ की तरफ या फिर इस मेंटल कंडीशन की तरफ जा सकता है। तो वो एक्टिविटीज़ हम अगर कम कर दें या ख़त्म कर दें तो मे बी हम इससे बच सकते हो। क्या समझते हैं आप इस बारे में? देखिए, जो सिम्टम आती है ना सुमेरा, वो आइसोलेशन होती है। वो पेशेंट जो है सबसे ज़्यादा ये पसंद करना शुरू कर देता है कि अब मैं अकेले में बैठूंगा, मुझे किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहा, ये दुनिया मेरे लिए बेकार है। तो ये रीज़न क्या है इस चीज़ का? इट इज़ अननोन। ये इस बीमारी को डायग्नोज हुए हुए लाइक 100 ईयर्स हो चुके हैं अभी तक, लेकिन मोस्ट अनकॉमन, अननोन ये बीमारी आज भी कहलाती है। तो इसका जो कॉज है वो स्टिल अननोन है। हाँ, कुछ रिस्क फैक्टर ज़रूर हो सकते हैं कि अगर किसी के पेरेंट्स में से दोनों को था, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है वो, तो जो उनके बच्चे होते हैं वो 40% रिस्क पर होते हैं कि उन्होंने जाना ही जाना है। और अगर किसी के बहन भाइयों को है तो फिर वो भी 10% रिस्क पर होते हैं कि उन्होंने इस बीमारी की तरफ वो जा सकते हैं। और कोई ट्विन्स हैं, और अगर कोई आइडेंटिकल स्पेशली, हाँ जी बिल्कुल, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि किसी भी कंडीशन में कि ये वाला पेशेंट जो है वो स्किज़ोफ्रेनिक हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉज जो है स्टिल अननोन है। कॉज अभी तक हमें नहीं पता, मेडिकल साइंस के सामने अभी तक ये कॉज, वो वजह नहीं आई कि जिससे पेशेंट इसकी तरफ चले जाए। हाँ, हम अर्ली डायग्नोज कर सकते हैं, हम उस केस को पकड़ सकते हैं उसके बिहेवियर से। जहाँ आप देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो मेल है वो टीन एज से ही इसके शिकार होना शुरू हो जाते हैं, जो फीमेल है वो लेट 20s और अर्ली 30s, इसमें इस एज में जाके इसकी तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। और इट टेक्स टाइम, अगर संभाला ना जाए तो फेजेस बढ़ते जाते हैं। ओके, तो ये तो केमिकल चेंजेस, ब्रेन में केमिकल चेंजेस की वजह से भी ये होता है, न्यूट्रिएंट्स की वजह से भी ये हो सकता है। तो हम कुछ ऐसी डाइट में ऐसा कुछ ऐड करके क्या अपने ब्रेन को या अपने इसको, यानी उसके केमिकल्स को स्टेबल नहीं कर सकते हैं? नहीं, सो मेरा डाइट के हवाले से तो मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा है कि किसी डाइट से आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाए। और हाँ, ये कह सकते हैं कि आप हेल्दी डाइट लें, लेकिन कोई ऐसी डाइट नहीं है जो हमारे सामने अब तक वो क्लियर हो जाए कि जी ये खाने से हमें स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। नहीं, हो जाएगा की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे अब कॉमनली हम देखते हैं ना कि हर चीज़ में, अगर हम इसकी बात करें, स्किज़ोफ्रेनिया की बात करें, तो कुछ केमिकल चेंजेस की वजह से या कुछ यानी डेफिशिएंसीज की वजह से ये ज़्यादा अग्रेसिवली आपकी ब्रेन को डैमेज करता है। तो कोई एट्रोफी हो जाती है बिल्कुल। तो ऐसे कोई न्यूट्रिएंट्स, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे थोड़ी सी हेल्प मिल सके? सेरोटोनिन, ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ना, आप जिसकी बात कर रही हैं जी, तो वो एक सेरोटोनिन होते हैं और एक होते हैं डोपामीन, ओके, जो मूड एलिवेटर कहलाते हैं। ओके, इस पे हम बात करेंगे, सेरोटोनिन और दूसरा वर्ड क्या बोला था? हाँ, डोपामीन, इन दोनों पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीरस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान खान, जो कि बता रहे थे कि हमारी जो डिजीज़ या फिर हम मेंटल कंडीशन पर बात कर रहे थे, उसमें सेरोटोनिन और अगेन डोपामिन, हाँ, तो इसका क्या रोल होगा और ये किस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं, इसके बारे में चाहेंगे हम कंटिन्यू करें।
सो मेरा ये जो दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, बेसिकली हम ज़बान में इसको लोग केमिकल कहते हैं। तो ये केमिकल आपके, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके मूड एलिवेटर काम करते हैं। लाइक ये जितने ज़्यादा होते हैं तो आपका मूड इतना ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो इनको जो है वो इनकी रीअपटेक की इनहिबिटर की ज़रूरत होती है। हमें ऐसी दवाइयों की ज़रूरत होती है कि जो सेरोटोनिन और डोपामिन की लेवल्स को कंट्रोल कर सकें, जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट जो है वो मज़ीद प्रॉब्लम की तरफ नहीं जाते। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि विद रेफरेंस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो भी मेडिसिन होती है, एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो हैं वो इसके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, नंबर 1। लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है, वो मैनेजमेंट ही होती है। आप किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं तो वो उसकी मैनेजमेंट करते हैं, आपको लगता है कि हाँ पेशेंट सही हो गया, लेकिन वो ये जो ट्रीटमेंट है ये लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। स्किज़ोफ्रेनिया का ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने 6 महीने दवा खाएंगे तो सही हो जाएंगे। इसके जो इनिशियल रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं ना, वो भी आपके पास अराउंड 1 साल के बाद। अब 1 साल तक आप कंसिस्टेंटली मेडिसिन खाएं और उसके बाद उसके रिजल्ट्स आना शुरू होते हैं। और अल्टीमेट तो बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए उसके लिए, यानी बहुत ज़्यादा सब्र चाहिए। सही। सो आप क्या समझते हैं कि इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स, ऑब्वियसली कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो होते होंगे? किससे? ये जो मैनेजमेंट की जाती है एंटी साइकोटिक ड्रग्स के ज़रिए, और इनके टाइप्स क्या होते हैं, इस पर भी बात करें। एंटी साइकोटिक ड्रग्स की टाइप्स बताऊँ मैं आपको? जो यूज़ की जाती हैं। SSRIs होते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, या SNRIs होते हैं, सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर। ये मेडिसिन होती हैं। देखिए, इसके मैं एक बड़ी पॉजिटिव और बड़ी नेगेटिव बात बताता हूँ। जो पॉजिटिव चीज़ ये कि मैनेजमेंट में आसानी ज़रूर होती है, सिम्टम्स कुछ अरसे के लिए रिलीफ ज़रूर मिलता है। लेकिन मैंने आपसे पहले ही गुजारिश की थी कि इसके 2 टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं। 4 जो है वो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं और 1 नेगेटिव सिम्टम्स है, जहाँ पर उसका प्लेजर पेशेंट का बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दुनिया की किसी चीज़, किसी क्रिकेट मैच में इंटरेस्ट नहीं है उसको, फ्लावर्स में इंटरेस्ट नहीं है उसको, नेचर में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो अगर आप ये वाली एंटी साइकोटिक्स ड्रग लेती हैं तो जो पहले 4 सिम्टम्स में हैं उनमें उनकी मैनेजमेंट में थोड़ी सी आसानी ज़रूर होती है, लेकिन जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो इंतहाई वर्स हो जाते हैं। लाइक क्या आइसोलेशन, उसको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। अब आप पूरा घर शादी में जा रहा है लेकिन उसने एक कोना पकड़ के लेटे रहना है एक ही पोजीशन में, वो ही इज़ नॉट स्लीपिंग और शी इज़ नॉट स्लीपिंग, बट उसने इस तरह की पोजीशन लेके बैठा रहना है और घंटों बैठे रहना है। किसी चीज़ में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और इमोशनल फीलिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, और ये समझ लीजिए कि बिल्कुल दुनिया से आइसोलेशन, वो दुनिया भी उसके लिए बेकार हो जाती है, दुनिया भी बेकार हो जाती है और दुनिया की तमाम चीज़ें उसके लिए बेकार हो जाती है। तो ये वाली जो सिम्टम है, नेगेटिव सिम्टम, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने साइड इफेक्ट का पूछा था ना, SSRIs का या SNRIs का, तो इसका ये बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है कि नेगेटिव सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब एक चीज़ आप देखिए कि वो इलाज नहीं कर रही है, वो मैनेजमेंट कर रही है। जो तरीका इलाज आप बात कर रही हैं तो उसमें मैनेजमेंट है, बहुत ज़्यादा लेट उसका रिजल्ट सामने आएगा, उसके बावजूद उसकी जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएंगे। उसको बेशक फिर दादा और नाना और परदादा नज़र तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर दुनिया से कोई काम नहीं रहेगा। तो इसलिए ये तरीका इलाज बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं रहता है। तो आप क्या समझते हैं बेहतर तरीका इलाज क्या होना चाहिए जिससे इतनी ज़्यादा अज़ियतें भी ना हो? होम्योपैथी। एग्जैक्टली, मैं चाहती थी इस पे बात हो, डिटेल में बात हो। बीइंग होम्योपैथिक डॉक्टर, मैं तो एडवोकेसी करता हूँ हर जगह होम्योपैथी की, और जो मैंने अब तक आपसे बातें की उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जो मैंने अपने दिल से कह दी हो। ये मेरा मूड हो रहा था किसी की बुराई करने का तो कह दी। मैं आपको सब डॉक्यूमेंटेड बात कर रहा हूँ और मैं आपको उसके रेफरेंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। आप खुद जाके चेक कर सकते हैं कि इसके स्किज़ोफ्रेनिया के एलोपैथिक तरीके इलाज में, कन्वेंशनल मेडिसिन में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इरेडिकेशन नहीं है। कोई बड़े से बड़े साइकियाट्रिस्ट आपसे ये दावा नहीं कर सकते कि मैं इस स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट को बिल्कुल सही कर दूंगा या इस मर्ज़ को ख़त्म कर दूंगा। एक होम्योपैथ की बात कर सकता है? यस, ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ। ओके, सो आप कितने ऐसे केसेस हैं जो कि क्योर्ड हुए हों और उनकी लाइफ में चेंज देखा हो आपने? ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स हम होम्योपैथ्स के पास ऐसे नहीं आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये इतना रेयर भी है, एक तरह से देखें तो रेयर भी है, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी इस चीज़ को समझ पाते हैं, आधे लोग तो ये समझ रहे होते हैं कि उनके साथ कोई रूहानी मामलात हैं या ऐसे मामलात हैं, वो डायग्नोसिस की तरफ क्या इस तरह इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, और डिटेक्ट भी कर लेते हैं तो वो चाहते हैं कि किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास, ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जो कि वाकई माइंड को समझते हैं। और होम्योपैथिक डॉक्टर के पास तो उस वक्त
जाने का सोचते हैं जब कोई बहुत ऐसी डिजीज जिसमें वो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके होते हैं कि अब तो कुछ बचा नहीं है, तो हो सकता है ये भी ट्राई करके देख लेते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन वो ज़्यादातर जो उनका मेन टारगेटेड ऑडियंस होती है वो साइकियाट्रिस्ट होते हैं। अगर वो पेशेंट खुद से तो कभी नहीं जाएगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पेशेंट तो मानते ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, लेकिन उसके जो अराउंड में लोग होते हैं वो उसको अगर लेके जाते हैं तो साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं। तो ऐसे नंबर ऑफ केसेस मेरे पास थाउजेंड्स में से नहीं है, बट आई हैव मोर देन 100 केसेस जिनको मैंने देखा, जिनको मैंने ये भी ह्यूज नंबर है। इट्स अ ह्यूज नंबर, बिल्कुल। एक होम्योपैथिक फिजिशियन के पास इस तरह के केसेस आना ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये बेसिकली इसका टारगेट साइकियाट्रिस्ट होता है, नॉट अ होम्योपैथ। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी जो है वो किस तरह से हेल्प कर सकती है और कितनी हेल्प कर सकती है? हेल्प बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन इरेडिकेशन कोई नहीं है। कुछ अरसे के लिए उनका मूड एलिवेट कर सकते हैं आप, उनको जो चीज़ें पसंद हैं आप वो कीजिए, उनका मूड कुछ अरसे तक बेहतर रहेगा, बाद में फिर ऑनसेट हो जाएगा। ओके। अगर इरेडिकेशन आपको चाहिए, यूज़ होम्योपैथी। जी, तो इरेडिकेशन पे अगर बात करें तो फिर क्या सॉल्यूशन देखते हैं आप? देखिए, होम्योपैथी इज़ द ओनली वे ऑफ ट्रीटमेंट कि जो ये कम्प्लीटली क्लेम करते हैं कि हम इसको इरेडिकेट कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मैं दिखा सकता हूँ कि जहाँ पर इरेडिकेशन देखने में आई है कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट थे और वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। बाकी जो दूसरे, चाहे वेदास में अगर आप बात करें या हर्बल ट्रीटमेंट में बात करें, तो ऐसा कोई दावा आपको किसी भी बुक में, कोई अगर साइकियाट्रिस्ट अलग से बात करें तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी बुक में ऐसा रेफरेंस हमारे पास कोई नहीं है कि इसकी इरेडिकेशन हो जाती है, इसकी क्योर हो जाती है। बड़ी साइकियाट्री की जो किताबें हैं उनमें यही लिखा है कि देयर इज़ नो क्योर, ओनली मैनेजमेंट इज़ अवेलेबल। लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खाएगा पेशेंट, तब जाके मैनेजमेंट रहेगी, कभी कभी उसमें भी ऑनसेट हो जाएगा। सारे सिम्टम्स इरेडिकेट नहीं होंगे, 4 सिम्टम्स में अगर इम्प्रूवमेंट आएगी तो एक सिम्टम इतना वर्स हो जाएगा तो आप कहेंगे उसकी ज़िंदगी बेकार है। पेशेंट को जब किसी चीज़ में अच्छा ही नहीं लग रहा है ना, उसको कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा है, फिर आप किस बात का ट्रीटमेंट कर रहे हो? तो होम्योपैथी इज़ द ओनली वे ऑफ ट्रीटमेंट कि जो ये क्लेम करते हैं कि हाँ हम इस पेशेंट को बिल्कुल क्योर कर सकते हैं। ओके। लेकिन इसमें थोड़ा सा पेशेंस चाहिए होता है, थोड़ा सा टॉलरेंस चाहिए होता है, जो डॉक्टर को ऑब्वियसली अपने बिहेवियर से शो करना पड़ता है। ओके। और क्या समझते हैं कि कितना टाइम लगता है और इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म करने के लिए, और एक यानी इस तरह के सफ़र करने वाले बंदे को बिल्कुल एक हेल्दी लाइफ देते हुए कितना टाइम लग जाता है? उसे कितना सब्र करना होगा? इनिशियल रिलीफ के लिए ना सुमेरा अराउंड 3 मंथ्स, इट टेक्स अराउंड 3 मंथ्स कि जिसमें इंसान को ये पता चल जाता है कि इनिशियल रिलीफ मिल गया है। वो जो मेरे दादाजी मुझसे मिलने आ रहे थे, अब मुझसे नहीं मिलने आ रहे हैं, वो कहीं छुट्टियों पर चले गए। ओके। या मैं किसी से बातें करता था रात को छत पे जाके, या मेरे कोई जिन भूतों से फ्रेंडशिप थी, तो वो अब थोड़ी सी गैप आ गया उसमें, तो उसमें अराउंड 2 to 3 मंथ्स लगते हैं। और ये ऐसे जो केसेस हैं उसको मुकम्मल तौर पे इरेडिकेशन में like 6 months to 8 months. Are you sure? I'm sure, I'm 100% sure. Okay. So जिस तरह से आपने बताया कि बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, तो बिहेवियर्स वगैरह में भी सारी चीज़ों में भी पूरा कंप्लीट क्योर मिल जाता है इतने टाइम में? जी जी बिल्कुल कंप्लीट क्योर मिल जाए। आपको यकीन नहीं आ रहा है क्या? नहीं, बहुत हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से यकीनन हैरत हुई होगी कि जिस चीज़ को हम ट्रीटमेंट की बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट होगी, उसके साथ भी इतने सारे हमारे पास कॉन्स मौजूद हैं। बिल्कुल। अगर उसको ट्रीट किया जाएगा तो वो 1 साल से कम अरसे में हो सकता है और प्रॉपरली हो सकता है, तो जाहिर है ये बहुत ज़्यादा हैरत की बात होगी। तो मैं चाहूँगी कोई अगर आपके पास कोई इंटरेस्टिंग सा केस हो तो वो भी डिस्कस करें। इंटरेस्टिंग केस मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे कोई एक लाइक पेशेंट आते हैं और वो अपनी फैमिली को, तो सबसे पहले तो वो उनको कोशिश ये करते हैं कि अकेले में बात करें। पहले तो वो नंबर 1 डॉक्टर के पास नहीं आना चाहते हैं, लेकिन अगर आ जाते हैं तो उनके साथ में जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि डॉक्टर से वो उस वक्त प्रॉपर्ली बात कर पाते हैं कि जब उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो दूर हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो आपको बताते हैं कि जी मेरी जिनों से दोस्ती थी, या मेरी जिनों से दोस्ती है, मैं रात को छत पे जाता हूँ तो मेरी जिनों से बात होती है, कल रात को मेरी उनसे लड़ाई हो गई है। तो ये बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि जिनों से लड़ाई होना। तो आई हैव द पेशेंस, मैंने उनको डील किया है, मैंने जिनों से लड़ते हुए भी देखा है। मैंने कुछ ऐसे हुए जो अल्लाह मियाँ से बात करते हैं, अल्लाह मियाँ उनको जवाब देते हैं, और मुझे रात को अल्लाह मियाँ ने ये कहा, ठीक है आज वो करते हैं कुछ। और इसके अलावा क्या क्या नोट किया आपने?
बहुत बहुत डिटेल स्टोरी होती है। स्किज़ोफ्रेनिया इज़, मैंने आपको बताया ना कि ये मोस्ट सिग्मेटाइज्ड और मोस्ट अननोन चीज़ अभी भी है। 100 सालों से ये जो है वो डिस्कवर हो चुका है, लोगों को पता चल चुका है कि इस नाम की कोई बीमारी भी है। असल में एक्चुअली मैंने आपको बताया था ये सिंड्रोम है बेसिकली। तो कुछ MDD, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, और एंजाइटी और कुछ दूसरी मेंटल कंडीशंस हैं ना, इसकी सिम्टम उससे मीट ज़रूर कर रहे होते हैं। लेकिन जो मैंने आपको तरीका बताया कि अगर आपको इन 5 में से 2 चीज़ें भी मिलती हैं तो फिर वो पेशेंट जो है वो डिप्रेशन का नहीं होता, वो स्ट्रेस का नहीं होता, वो पेशेंट होता है स्किज़ोफ्रेनिया का। ओके। और इन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या होता है, यानी जिससे ये और ज़्यादा ट्रिगर्ड हो जाते हों? खुद को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। हाँ, तो कोई ऐसी ट्रिगर करने वाली चीज़ क्या होती है उनके लिए? उनको इरिटेट ना कीजिए आप, उनको इरिटेट ना कीजिए। अगर वही है बहुत ज़्यादा एंग्री मूड भी उनका हो गया है कि जी वो बराबर का पड़ोसी जो है, मैं आज उसके जाके सर फाड़ दूंगा, उसने तो बस मेरे साथ मेरी दुश्मनी की हुई है ना उसने। मैं रात को सोता हूँ तो वो बहुत तेज़ आवाज़ में म्यूज़िक प्ले कर देता है, जबकि रियलिटी नहीं होती उसकी, और मैं आज जाके उसका सर फाड़ दूंगा। तो अगर आप उसको ट्रिगर करें तो वाकई वो जाके सर फाड़ देता है। लेकिन अगर आप उसको हेल्दी टोन में अच्छे अंदाज में उससे बात करें तो फिर वो कंट्रोल हो सकता है। ओके। और इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, यानी अपने सराउंडिंग्स में जो क्रिएट करके, जैसा कि आपने बताया उनकी बातें माननी चाहिए बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं करना चाहिए, इसके अलावा ऐसा कौन सा एनवायरनमेंट उनके लिए फ्रेंडली और हेल्पफुल हो सकता है जो कि हम क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमने अभी तक डिस्कस ना किया हो? नेचर। ओके। कोशिश कीजिए घर से निकालें ऐसे लोगों को, और वो पार्क जाएं, कोई हेल्दी वॉक वगैरह करें। अगर सी वी उनके करीब है तो वो सी साइड जाएं, शाम को तो 1-2 घंटे वहाँ पर गुजारें। और अगर वो किसी माउंटेन एरिया में रहते हैं तो वो वहाँ जाएं। घर से निकालना है आपने, इन शॉर्ट ये। और जो चीज़ें उनको पसंद है आप वो कीजिए, जो उनके फेवरेट फूड है वो आप उनको दीजिए। अगर उनको फ्लावर्स पसंद है उनको फ्लावर्स दीजिए। वॉट एवर दे लाइक, डू दैट। तो वो जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट है ना, वो भी आपके साथ बहुत अच्छा। तो फिर ओके डॉक्टर, एक और क्वेश्चन था माइंड में कि ब्रेन एट्रोफी के बारे में अक्सर सामने आता है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? वाकई ब्रेन एट्रोफी भी होती है, और रीज़न क्या होता है इसमें? जी बिल्कुल, स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट्स में ब्रेन एट्रोफी जो है वो देखने में आती है, बट इट इज़ स्टिल अननोन कि इट इज़ ड्यू टू द यूजेज ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग्स या फिर ये स्किज़ोफ्रेनिया का कोई साइड इफ़ेक्ट है। लेकिन 100% एट्रोफी होती है। ओके। तो आपको क्या लगता है कि जो आई थिंक 2 टाइप्स की होती हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स बहुत टाइप्स की होती हैं। ग्रेड की बात होती है डिफरेंट? बिल्कुल। हाँ, तो यानी यूजुअली जो है वो कौन से ग्रेड की यूज़ करवाई जाती हैं और जिसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हैं वो भी बताएं। इट डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम्स, कि वो दादाजी कितने अरसे में मिलने आ रहे हैं, बार बार मिलने, हर वक्त साथ घूम रहे हैं। मैं जब चाहता हूँ कि बंद करता हूँ वो पीछे आके खड़े हो जाते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। तो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड कंडीशन कि वो कौन से ग्रेड की आपको मेडिसिन यूज़ करनी है, एंड इट इज़ सेलेक्टेड बाय द साइकियाट्रिस्ट। सही। इसके अलावा अगर कुछ कोई पॉइंट्स ऐड करना चाहे तो आप कर सकते हैं। पॉइंट्स के हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको हमने हेल्दी रखना है, और अपने जहन को पॉजिटिविटी की साइड रखना है, किसी भी नेगेटिव चीज़ में नहीं पड़ना। और एक्सरसाइज कीजिए, पेशेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ, ऑब्वियसली वो पेशेंट को एक्सरसाइज करनी चाहिए और नेचर के करीब तरीब रहना चाहिए। बिल्कुल अपने एक जो शेल के अंदर रह जाते हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। अगर कोई हाउस वाइफ्स हैं, कोई होम मेकर्स हैं, तो उनको अपनी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि थोड़ा सा नेचर से ज़रूर इंटरेक्ट करें। और अगर कोई ऐसे लोग हैं जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जो सुबह से शाम तक ऑफिस और शाम से रात तक घर में होते हैं, तो उनको ज़रूर अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेंटल हेल्थ का ख्याल करना है तो अपनी डाइट का और अपनी नेचर से इंटरेक्शन का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। बाकी ऐसा कोई इस वक्त तक कंडीशन नहीं है, मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर ये करोगे तो आपको स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा, ये करोगे तो नहीं होगा। अच्छा, जिस तरह से हमारी लाइफ चेंज हो रही है, डिफरेंट चीज़ें हम देखते हैं, और क्योंकि नेचर से, अभी आपने कहा कि नेचर से कनेक्टेड रहना भी ज़रूरी है, नेचर से भी हम दूर हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गैजेट्स के को अपने यानी उसके सराउंडिंग में ज़्यादा होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता होगा, या हमारी जो लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है, ये भी एक रीज़न है इतने ज़्यादा मेंटल हेल्थ को मुतासिर करने में, और हमारी जो इतनी ज़्यादा मेंटल इलनेस सामने आने लगी है वो भी उसकी रीज़न यही है कि हमारी लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा हमने उसको इतना ज़्यादा चेंज कर लिया है। बहुत बड़ा रीज़न है ये। जी बिल्कुल। जो पहले हम देखते थे कि जो लोग शाम को जाके पार्क्स में खेलते हैं, गलियों में खेलते हैं, अब मोबाइल लेके लेटे रहते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक्सरसाइज के लिए निकलना ज़रूरी है, नेचर के करीब होने के लिए पार्क में जाना ज़रूरी है, जो कि नहीं हो रहा है आजकल। ओके नाजरीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इमरान। सो डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं चाहूँगी प्रोग्राम के एंड में एक अच्छा सा मैसेज, जो भी मैसेज आप देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, ताकि उनकी लाइफ की क्वालिटी बेहतर हो सके, उनकी मेंटल हेल्थ बेहतर हो सके। थैंक यू मिस मेरा। क्वालिटी ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इसका डिपेंड करती है आपके अपने ऊपर, आप किस तरह से अपने बिहेवियर को लेकर चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये आपके अपने हाथ में होता है। लाइफस्टाइल अपना हेल्दी रखें और जिस हद तक हो सकता है अपने लिए टाइम निकालें, नेचर के करीब रहें, पार्क में जाएं, जिम जाएं, अपनी जो आपके एक शेल होता है ना सुबह से शाम तक के काम वाला, उससे निकलना है। वो आप किसी भी तरह से किस तरह से मैनेज करते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन ये ज़रूर करना है कि अपने आप को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाएं। ईट हेल्दी, अपने जो स्लीप आवर्स हैं वो अपने प्रॉपरली लेने, पूरा जो स्लीप टाइम है वो प्रॉपर लीजिए। उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मेंटल हेल्थ को अच्छा रखना है ना, तो अपने अंदर से आपको नेगेटिविटी या टॉक्सिसिटी है उसको निकालना पड़ेगा। सूरह फलक मुझे याद है कि उसमें ये अल्लाह ताला का इरशाद है कि हसद करने वालों के शर से हमें बचा, कुछ इस तरह की बात है कि हमें हासिदीन के शर जो हसद करने वाले हैं। तो इस सूरह फलक की इस लाइन से, इस आयत से हमें ये मैसेज मिलता है कि हसद करने वाले गलत हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा पहले ये मैसेज भी मिलता है कि हसद करने वाला हमने बनना नहीं है, हमने किसी से हसद करनी नहीं है। अगर हसद करने वाले को अच्छा करार नहीं दिया है तो फिर हम भी तो हसद ना करें ना। तो सबसे पहले अपने आप को पॉजिटिव रखना है और उसके बाद दिस वर्ल्ड will behave positively with you. Thank you so much, Doctor. सो नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी मालूम हुई होंगी जो कि आप शायद ना जानते हो या फिर जिसको डिटेक्ट ना कर पा रहे हो। तो एक बार इस शो को देखने के बाद ज़रूर सोचिएगा कि हो सकता है हमारे सराउंडिंग पे किसी को हमारी हेल्प की ज़रूरत हो और हम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं उनको इस अजियत वाली जो बीमारी या मेंटल इलनेस है इससे बचाने के लिए। तो अपना ज़रूर पार्ट प्ले करें और तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनने की ज़रूर कोशिश करें। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये मैसेज और आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के इंफॉर्मेटिव इश्यूज़ पे इंफॉर्मेशन के लिए और यानी अवेयरनेस के लिए हमारा शो देखते रहें और हमें दुआ में याद रखते रहें। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमें डायरेक्ट डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ़ ऑफिशियल पर भी फेसबुक पर हमें क्वेश्चन यानी डायरेक्ट मैसेज के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू क्वेश्चन भेज सकते हैं। तो हमारी कोशिश होगी नेक्स्ट टाइम आपके क्वेश्चन पर भी हम प्रोग्राम करें और उसका भी डिटेल आंसर करने की कोशिश करें। डॉक्टर से मशवरे और तमाम जो एहतियाती तदाबीर होती है, जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने की हम कोशिश करेंगे। तो अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। इंशाल्लाह मिलेंगे एक हफ्ते के बाद यानी नेक्स्ट संडे। तो तब तक रखिएगा अपना, अपनी फैमिली और तमाम अपने चाहने वालों का ख्याल और हमें रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।